दोस्तों, वैसे तो भारत का इतिहास बहुत पुराना है, पर यूरोप को भारत के बारे में कैसे पता चला, इसके बारे में आपने कभी सोचा है? इसका पूरा क्रेडिट यूरोप के वास्को डी गामा को जाता है। पर कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि इन्होंने भारत आकर व्यापार किया था या भारत को लूटने का काम किया था। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और देखते ही देखते पुर्तगालियों ने भारत पर कब्जा कर इस सोने की चिड़िया के खजाने को खाली कर दिया। वास्को डी गामा दुनिया के जाने माने खोजकर्ता में से एक माने जाते हैं। इनके जन्म को लेकर जानकारों में आपसी मतभेद रहते हैं, इसलिए इनका जन्म 1460 से 1469 तक माना जाता है। इनके पिता भी एक महान खोजी नाविक थे। सात समुद्र में घूमने और देशों के रास्ते खोजने का गुण इनको विरासत में मिला था। इनका पूरा परिवार उस वक्त पुर्तगाल में रहा करता था। इनके पिता वहां के राजा के लिए काम किया करते थे। इनका मुख्य काम राजा के लिए टैक्स वसूलना था। इनके भाई भी अपने पिता के काम में मदद किया करते थे और 1481 से वास्को डी गामा खुद अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगे थे। उस समय स्पेन और पुर्तगाल देशों में पैसे कमाने का मुख्य तरीका समुद्री जहाजों से दूसरे देशों में बिजनेस करना होता था, जबकि हकीकत में समुद्री जहाज पर पुर्तगाल के राजा समुद्री लुटेरों का काम किया करते थे। 1942 में पॉप ने वास्को डी गामा को भी व्यापार के लिए समुद्री यात्रा पर भेजा और उसने करीब 171 लोगों के साथ अपनी यात्रा को शुरू कर दिया। वास्को डी गामा व्यापार के लिए 1497 में समुद्री यात्रा करता हुआ 170 आदमियों के साथ साउथ अफ्रीका के लिबस्र पहुंचा। पहली बार करीब 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर 3 महीने के बाद वो साउथ अफ्रीका पहुंचा। साउथ अफ्रीका में उसको लूटने के लिए कुछ नहीं मिला और वो आगे निकल पड़ा और अफ्रीका महाद्वीप के कुछ और देशों में होते हुए अंत में मिलिंदी से 1498 को रवाना हो गया। इस तरह करीब 6 साल की समुद्री यात्रा के बाद मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट में पहुंचा। भारत के इतिहास में उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। वो समुद्री मार्ग से पहली बार भारत आया था, इसलिए इसे समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने वाला आदमी कह सकते हैं। कालीकट में उस समय जामोरिन नाम के राजा हुआ करता था। जामोरिन को जब इस बात का पता चला कि कोई विदेशी यात्री पहली बार भारत आया है, तो उसने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। भारत में अतिथि देवो भव की परंपरा बरसों से चली आ रही है, इसलिए जामोरिन ने वास्को डी गामा का अतिथि की तरह सम्मान किया और 3000 सैनिकों ने उसका भव्य स्वागत किया था। वास्को डी गामा ने भी जामोरिन को उपहार के तौर पर कीमती कपड़े, 6 टोपियां, मूंगों के 4 शाखाएं, 7 पीतल की नावों के साथ 1 बॉक्स, 2 बैरल तेल और शहद का 1 पीपा दिया। जामोरिन को उसके उपहार ज्यादा पसंद नहीं आए, क्योंकि उसे सोने चांदी के उपहार ज्यादा पसंद थे। 3 महीने तक यहाँ रहने के बाद कालीकट के शासक के साथ कुछ मतभेदों के चलते वास्को डी गामा को कालीकट छोड़ना पड़ा। वहीं इस दौरान वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज की खबर फैलने लगी, जिसके बाद भारत पर कब्जा जमाने की मंशा से यूरोप के कई राजा और व्यापारी भारत में आए और अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। यही नहीं, पुर्तगालियों की वजह से ही ब्रिटिश लोग भी भारत आने लगे थे। हालांकि इसके बाद वास्को डी गामा मालिंदी के लिए निकले और 8 जनवरी 1499 को वे अंजीदीप दधीप पहुंचे। अरब सागर को क्रॉस करने में उन्हें लगभग 3 महीने का लंबा वक्त लगा, जिसकी मेन वजह मानसून की हवाएं थी। वो इस वक्त इनके खिलाफ बह रही थी, जिस वजह से इनको हवाओं के विपरीत चलना पड़ रहा था। इस दौरान उनके अभियान दल के कई सदस्य गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए और करीब 120 लोगों की मृत्यु हो गई। 1502 में वास्को डी गामा की दूसरी समुद्री यात्रा की शुरुआत हुई। इस बार उन्होंने एडमिरल के रूप में करीब 10 जहाजों का नेतृत्व किया, जिसमें हर जहाज की मदद के लिए करीब 9 बेड़े थे। अपनी दूसरी समुद्री यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 14 जून 1502 को वास्को डी गामा का यह बेड़ा पूर्वी अफ्रीका के सोफला पोर्ट पर पहुंचा। इसके बाद वे दक्षिणी अरब तट का चक्कर लगाते हुए गोवा पहुंचे। वहीं दक्षिण पश्चिम भारत में कालीकट के उत्तर में स्थित कंत्रागोर पोर्ट में वे अरबी जहाजों को लूटने के इंतजार में रुके। इस दौरान उन्होंने माल से लदे अरबी जहाज का माल जब्त करने के बाद उसमें आग लगा दी। ये वास्को डी गामा के व्यावसायिक जीवन का सबसे भयावह और दिल दहला देने वाली घटना थी। कालीकट के हिंदू शासक जमोरी के दुश्मन कंत्रानोर के शासक के साथ इन्होंने एक संधि कर ये कालीकट मिशन के लिए रवाना हो गए। इसके बाद पुर्तगाली अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए कोचीन के पोर्ट पर पहुंचे और यहाँ के शासक, जो कि जामोरी के दुश्मन थे, उनसे संधि कर ली। इसके बाद पुर्तगालियों का कालीकट के पास एक युद्ध हुआ और वह युद्ध हार गए, जिसके बाद उन्हें यहाँ से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन इसका ये फायदा हुआ कि इनको यहाँ एक फैक्ट्री लगाने में कामयाबी मिली और वे 1503 में पुर्तगाल वापस लौट गए और फिर वहाँ करीब 20 साल रहने के बाद फिर से भारत आए। इसके बाद किंग जॉन तृतीय ने 1524 में उन्हें भारत का पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया। फिर सितंबर में गोवा पहुंचने के बाद वास्को डी गामा ने यहाँ कई प्रशासनिक कुप्रथाओं को सुधारा। अब कालीकट में उसने बंदरगाह पर अरब देशों में व्यापार करने वाले जहाजों पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। अगर कोई भी उस समय वास्को डी गामा को टैक्स नहीं देता तो वो उसके जहाज को समुद्री लुटेरों को कहकर तबाह करवा देता था। उसका खौफ इतना छा गया था कि उसकी इजाजत के बिना बंदरगाह से एक जहाज नहीं हिल सकता था।
लगभग 3 महीने बाद जब वो वापस अपने देश लौटा तो 7 जहाज भरकर सोने की अशर्फियां लेकर गया। उसको अब भारत जाने के लिए समुद्री रास्ते का पता चल चुका और दोबारा भारत को लूटने के लिए 1 साल बाद फिर भारत वापस आया। दूसरी बार वो भारत से लगभग 12 जहाज भरकर सोने की अशर्फियां लेकर गया। उसका मन अब भी नहीं भरा और फिर से वो भारत से 21 जहाज सोने की अशर्फियों से भर कर ले गया। जब इतना पैसा लेकर वास्को डी गामा पुर्तगाल गया तो वहां के लोगों को पता चला कि भारत में तो अपार संपत्ति है। उस समय यूरोपीय देश बहुत गरीब हुआ करते थे क्योंकि उनके वहां का मौसम ऐसा था कि खेती करने और व्यापार के लिए उपयुक्त नहीं था। 13वीं और 14वीं सदी का आप यूरोपीय देशों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको वहां पर कोई उद्योग नहीं मिलेगा। अब उनके जीविका का मुख्य काम दूसरे देशों को लूटना था। वास्को डी गामा अपनी आखिरी भारत यात्रा के दौरान मलेरिया की चपेट में आ गया, जिससे 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि में 55-56 वर्ष की उम्र में उसकी मौत हो गई। उसका शव को पुर्तगाल लाया गया। लिस्बन, जहां से उन्होंने अपने भारत यात्रा की शुरुआत की थी, वहां पर उसका स्मारक बनाया गया है। इस तरह करीब 2 दशक तक पुर्तगालियों ने भारत में होने वाले समुद्री व्यापार में अपना एक तरफा राज कायम रखा। फिर 16वीं सदी में ब्रिटिश ने इनके राज को खत्म कर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। इसकी मृत्यु के बाद इनकी लाश को कोच्चि के किले में दफनाया गया था और बाद में साल 1538 में इनकी कब्र को दोबारा खोदा गया और इनकी लाश को पुर्तगाल ले जाकर दफना दिया गया। वहीं लिस्बन में आज भी वास्को के नाम से एक स्मारक मौजूद है। कहा जाता है इसी जगह से इन्होंने अपनी भारत की यात्रा शुरू की थी। दरअसल जानकारों का कहना है कि 1492 में नाविक राजकुमार हेनरी की नीति का पालन करते हुए किंग जॉन ने एक समूह बनाकर भारत जाने के लिए समुद्री मार्ग खोजने की योजना बनाई ताकि पुर्तगाल के लिए एशिया का मार्ग खुल सके। इनकी इस योजना का मकसद मुस्लिमों को पीछे छोड़ना था, क्योंकि उस वक्त भारत और अन्य पूर्वी देशों में व्यापार करने में इनको एकाधिकार था। उस समय इस समूह की कमान एस्टावो डी गामा को दी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद समूह की कमान वास्को डी गामा को दे दी गई। बताया जाता है कि पुर्तगाल में कई सड़कों का नाम वास्को के नाम पर रखा गया है। साल 2011 में संतोष दीवान के डायरेक्शन में बनी मलयालम फिल्म उरूमी में वास्को डी गामा को एक खलनायक के तौर पर दिखाया गया है। केरल राज्य में एक बड़े इलाके में रहने वाले लोग आज भी इसको एक विलेन के रूप में मानते हैं। क्या हुआ इंडिया आने का फायदा? वास्को डी गामा की इस खोज ने पश्चिमी देशों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। साथ ही इस खोज में ये अपने साथ ईसाई मुस्लिम संघर्ष भी लेकर आए, जिसके चलते कालीकट राज्य को पुर्तगाल के साथ सैन्य संघर्ष करना पड़ा। इस खोज के पूरे होने के बाद वास्को डी गामा को पुर्तगाल में राजकीय सम्मान दिया गया और उसे राजकीय उपाधि भी दी गई। काली मिर्च ले गए और हरी मिर्च दे गए। वास्को डी गामा भारत से काली मिर्च पुर्तगाल ले जाते थे। उस समय तक भारत में हरी मिर्च की खेती नहीं होती थी। भारत में हरी मिर्च को पुर्तगाली ही 16वीं सदी में लेकर आए थे, जिसके बाद आज भारत हरी मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।